प्रिपरेशंस है वो सारी चीज़ अगर हमें चेक करनी है कि टाइम हम कितना लगा पा रहे हैं, वो आई थिंक सबसे पहले मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, फुल लेंथ मॉक। फिर उसके बाद अपना एनालिसिस करना चाहिए। वो तो एनालिसिस प्रॉपर टेक्स्ट बुक प्रोवाइड तो करती है। पावर है यूनिफॉर्म में जो बाकी जॉब्स में नहीं है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट। जब मैं रनिंग कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक गाना हमेशा रहता था। अंदर से जो मोटिवेशन आती है ना, आई थिंक वो बहुत नेसेसरी होती है, बेशक बाहर कोई मोटिवेट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। एसएससी बोले तो टेक्स्ट बुक। प्रॉपर रियल टाइम इंटरफेस जो होता है एग्जाम का, वो टेक्स्ट बुक के थ्रू ही हमें टेक्स्ट बुक में ही प्रोवाइड किया था। यस मैम, पूरी प्रिपरेशन में चाहे सीजीएल हो चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, सब में मेन रोल टेक्स्ट बुक का ही है। घुटने नहीं टेकने हैं। तो लड़के हो तो क्या हुआ, तुमने सोचा है वो तुम जरूर करोगे। जब सोच सकते हो तो उस चीज को कर भी सकते। 3 बेटियां, 3 कहानियां, मेहनत, जुनून और जीत की निशानियां। इनकी मेहनत ने तोड़ दी हर दीवार और इन्होंने अपने सपने को किया साकार। आज टेक्स्ट बुक लाया है ऐसी ही 3 बेटियां जिन्होंने एसएससी सीपीओ में ना सिर्फ अपनी रैंक को सुनिश्चित किया, बल्कि आगे आने वाली जनरेशन जो इस तरीके की जॉब्स में अपने करियर को सिक्योर करना चाहती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन के आई है। मैं चाहूंगी ये तीनों अपना अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर हम इस टॉप को आगे बढ़ाते हैं। My name is Akshita and I have got Air 9 in CPO 2024 and this was my second attempt. Thank you. My name is Vaishali Mathur and I have got AIR 16 and I got DPSI. Thank you. मेरा नाम सरला सैनी है। मैं बीएसएफ एसआई सेलेक्टेड हुई हूँ। अभी जब मैं ऑफ कैमरा इनसे बातें कर रही थी तो इन्होंने बताया कि ये सोनीपत से हैं, आप जोधपुर से हैं, आप अलवर से हैं। इतनी दूर दूर से ये लोग हमारे साथ आए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना, डिफेंस में जाना, पुलिस फोर्सेस में जाना, जो कन्वेंशनली अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नॉर्मली तो एक्सेप्टेड नहीं है। तो इस प्रोफेशन को चूज करना, उसके लिए मेहनत करना, आप ऑब्वियसली आप चूज कर सकते थे कि आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करनी पड़े, जबकि सीपीओ में टीयर 1 के तुरंत बाद ही हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। तो उस चीज को चूज करने का फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में किस तरीके से आया? मैम, एक जो ड्रीम होता है ना कि हाँ हमें ये वाला काम करना है, ये वाली पोस्ट लेनी है, यूनिफॉर्म जॉब है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ता है कि फिजिकली फिट भी होने चाहिए और खासतौर पे मेंटली फिट भी। तो उसमें जो अंदर से जो मोटिवेशन आती है ना, आई थिंक वो बहुत नेसेसरी होती है, बेशक बाहर कोई मोटिवेट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। ऑब्वियसली पेरेंट्स ने तो मेरे फुल सपोर्ट दिया है, इवन फ्रेंड्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया था। तो आई थिंक अंदर से जो मोटिवेशन होता है ना, वो हेल्प करता है कि हम फिजिकल चैलेंजेस को कैसे फेस कर पा रहे हैं। पावर है यूनिफॉर्म में जो बाकी जॉब्स में नहीं है। वेरी वेल सेड। पावर के लिए सीपीयू सबसे ठीक जॉब लगी। यस मैम, मेन तो पावर का ही था कि एसआई बनेंगे, पावर आएगी, और गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी भी है पावरफुल होना, तो वो ये जॉब देगी। लेने को तो बाकी जॉब्स भी है, डेस्क जॉब भी हम ले सकते हैं, बट जो एसआई में पावर होगी वो बाकी जॉब्स में नहीं लग रही थी। एज आपके पेरेंट्स ने आपके इस डिसीजन को किस तरीके से लिया? जब आपने ये कहा कि आपको वर्दी वाली जॉब के लिए जाना है, तो वो कंफर्टेबल थे आपके इस डिसीजन के? पेरेंट्स और जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कंफर्टेबल थे, या कुछ चैलेंजेस वहाँ आपको फेस करना पड़ा इसके रिगार्डिंग? पेरेंट्स तो मैम कंफर्टेबल है, वो तो चाहते हैं हाँ ठीक है करे ये जॉब। में कभी कभार डाउन भी जाती थी तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, नहीं करना ही है, करना ही है। हाँ, फैमिली में कुछ लोग बोलते हैं कि पुलिस की जॉब है बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगी, नहीं होगा, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह नहीं रहेगा, तो वो सबका कहना है, बट पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है, वो तो कह रहे करना ही है बेटा। तो मम्मी पापा शायद सबके सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे नेबर या और रिलेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा सा डाउन फील कराएंगे उस मोमेंट पर, तुम वर्दी वाली नौकरी जब चुन रहे हो तो मम्मी पापा ने जो सपोर्ट दिया वो सबसे बेस्ट था, और उसी की वजह से यहाँ पर आए। इनके पेरेंट्स को भी हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए यहाँ पर, जिन्होंने अपनी बेटियों को, बिकॉज इस तरह की जॉब्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फैमिली सपोर्ट आपके साथ कितना ज्यादा है। तो क्योंकि अपने कुछ डर हमेशा इंसान के साथ होते हैं, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रही थी कि जब आपने बात करना शुरू किया ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों से, तो बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें निकल के आई रिगार्डिंग दिस जॉब, और उसमें फिर अपने आप को मोटिवेट रखना, वो कैसे किया? तो कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको सुनने को मिला रिगार्डिंग दिस जॉब, क्या नेगेटिव था, क्या पॉजिटिव था, एंड हाउ यू मोटिवेटेड योरसेल्फ? मैम
यही है कि जैसे हम कुछ एसआई मैम वगैरह से भी मिले थे, तो कुछ का कहना है कि जॉब बहुत अच्छी है, कुछ का कहना है कि हेक्टिक हो जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा। तो वो उन सब का ओपिनियन है, लाइक उन्होंने जो जो फेस किया है वो उनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि हाँ ऐसा है ऐसा है। मतलब लाइक 10 में से अगर 8 अच्छा बोल रहे हैं तो 2 थोड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं। तो वही है कि खुद के ऊपर है, खुद को क्या करना है। अगर हम कंफर्टेबल है उस जॉब में तो करना ही चाहिए जॉब। फिजिकल की तैयारी करते वक्त एज अ फीमेल आवर बॉडी गोज थ्रू सो मेनी चेंजेस, राइट? तो फिजिकल की तैयारी करते वक्त क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और जो नेक्स्ट बैच ऑफ फीमेल्स आ रहे हैं जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, या क्या चीज़ ऐसी है, चाहे वो डाइटरी हो सकती है, वो डेली रूटीन हो सकता है, जो उनको फॉलो करते रहना चाहिए, दे आर वेरी सीरियसली लुकिंग फॉर दिस जॉब? वही है मैम की रनिंग वगैरह इस पे तो फोकस रहना चाहिए। जिन्होंने नहीं कभी करी है रनिंग वगैरह, लाइक मैं तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करती नहीं थी स्टार्टिंग से। तो जैसे प्री निकला फिर फिजिकल आया तो ऐसा था कि करना है। उस वक्त वेट का भी बहुत इश्यू आ रहा था, तो फिजिकल के लिए 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर आप पहले से नहीं कर रहे हो तो भी ये है कि जो टाइम मिल रहा है उसमें अपना पूरा दो, ताकि वो चीज़ें हो जाए। लाइक लास्ट मोमेंट तक मेरा लॉन्ग जंप ही नहीं हो रहा था, बट वहाँ पे हो गया था। तो वो अगर मन में है कि कर सकते हैं तो हो जाता है। मैम आई थिंक जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती है रनिंग वगैरह, वो फिजिकली इन्वॉल्व होने के साथ साथ वो मेंटल गेम भी होता है हमारे साथ कि हम कई बार ऐसा होता है कि नहीं वो टाइम अचीव कर पा रहे हैं, बट व्हाट मेक्स अस गो थ्रू इज कि हमारे अंदर नेवर गिव अप स्पिरिट हो, तो हम कोई भी चैलेंज हो उसको ओवरकम कर सकते हैं। अभी आपने अपने एनसीसी वाले सर के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी जब हाँ हम बात जी। कर रहे थे, बताएंगे आप? वहाँ पे जब हमें एक्सरसाइजेस कराई जाती थी, ड्रिल एक्सेट्रा, तो सर जो भी कोई थक जाती थी या नहीं कर पाते थे तो हमारे सीओ सर बोलते थे कि घुटने नहीं टेकने हैं, तो लड़के हो तो क्या हुआ, तो अपने आप में जो एक्सरसाइजेस है उन्हें करते रहो और हार नहीं माननी है कभी। तो वही वहाँ से ये आइडिया माइंड में आया कि नेवर गिव अप स्पिरिट तो होनी ही चाहिए हम सब में। वो ऐसा बोलते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल विमेन देयर इज अ ट्राइब ऑफ अनदर विमेन। तो हम सबको एक दूसरे को बैक करना है अपनी अपनी जगहों पर पहुंचने के लिए। तो यार टेक्स्ट बुक में भी हमारे पास बहुत सारी अमेजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीमेल्स हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, और आप लोगों के लिए जो हम इतना कंटेंट बनाते हो तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन लोगों का भी होता है अपने अपने लेवल पर। आपको कौन सी क्लास दिखानी है, कौन सा मॉक कब अवेलेबल कराना है, बहुत सारी अच्छी अच्छी फीमेल्स हमारे पास हैं और अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि इनमें से कोई अगर आपसे इंटरेक्ट करना चाहें, कुछ सवाल पूछना चाहें तो। हाय, कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फेलियर्स के साथ कैसे डील करें, क्योंकि सबका नहीं हो पाता है। कुछ लोग हैं, कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कई सालों से तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं निकल पा रहा है, और जिन एस्पिरेंट्स का इस बार भी नहीं हो पाया, तो आप उनको क्या बताओगे कि कैसे फेलियर्स के साथ मतलब डील करा जाए? मैम आई बिलीव कि उस मोमेंट पे ये सोचना चाहिए कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी। उस टाइम पे हम अगर वही जो स्टार्टिंग में हमारा जो जोश होता है हमारे अंदर जिससे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो अगर उसको फिर वापस से पेज पे लिख के सामने पेस्ट करे, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी होते हैं काफी सारे, वो सुनते रहे, अपने आप को कैसे भी करके उस टाइम पे अगर हम मोटिवेट कर जाएंगे ना, तो फिर आई कैन से दैट कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। बस अपने आप को मोटिवेट करने की ही देरी रहती है। एंड हार्ड वर्क पेस, कंसिस्टेंसी और व्हाई यू स्टार्टेड, जब दिमाग में ये रहेगा तो अपने आप से ही सारी चीजें होंगी। मतलब आपका वाई जो है वो क्लियर होना चाहिए। यस मैम। ओके ओके। सीपीओ का एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लाइक वी ऑल्सो नीड फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल आपको क्लियर करना होता है, तो उसके लिए आपको एक बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, इसके अलावा अपनी पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो वो बैलेंस आपने कैसे किया? मतलब कितना टाइम आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ को देते थे और कितना टाइम आप अपनी स्टडीज़ को देते थे? मेरे लिए पहली बार था जब मैं ग्राउंड में उतरी थी। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस के लिए गई थी। ग्राउंड में मैं 4 दिन गई थी, मेरे पैर का मांस फट गया। तो पहली बार मतलब मैं ग्राउंड में, तो फिर मुझे ये था कि सीपीओ में मुझे पहले से रनिंग में जो था, नंबर आने हैं प्री में इतने, मैंने पहले से रनिंग शुरू कर दी। तो अब स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा, पूरा पूरा दिन हो गया मैं बिस्तर पर हूँ।
फिर दोनों टाइम, क्योंकि मेरी रनिंग जंप उतनी अच्छी नहीं थी, इससे पहले जब मेरा मेन फिजिकल था उससे पहले 2 बार ही शायद लॉन्ग जंप आई होगी मेरी, और वहां पर ग्राउंड में पहली बार में ही लॉन्ग जंप आ गई। तो 2 बार ग्राउंड जाना, फिर ये था कि हाँ सीजीएल भी देना है, सीपीओ भी देना है, तो पढ़ना है, फिर वो तुम्हें खुद खड़ा करता था कि पढ़ना है अभी। तो अपने अंदर की मोटिवेशन ही जो सबसे बड़ी थी वो उसी ने पढ़ाई को वो करा। चलिए, हमने थोड़ा सीरियस बातें ज्यादा कर ली, थोड़ा सा फन एलिमेंट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अभी जैसे अपराजिता पूछ रही थी कि हम कैसे बैलेंस करेंगे दोनों चीजों को। एक ना माइंड को काम रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं, कोई टीवी देखते हैं, कोई सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, कोई ट्रैवल करते हैं। तो आप लोगों का क्या सोर्स था जिससे आप अपने आप को रिलैक्स रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे? मैम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग कहते हैं कि पढ़ाई कर रहे हो तुम आइसोलेट हो जाना चाहिए, ये मुझे सबसे बेकार लगता है। आइसोलेट किसी भी चीज़ से नहीं होना तुम्हें, स्पेशली जो तुम्हें काम, पेशेंस सब कुछ सिखाते हैं। दोस्त इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यदि तुम घर से दूर रह रहे हो तो अपने मम्मी पापा से डिस्कनेक्ट मत हो, अपने मम्मी पापा को हर बात बताओ, उनसे हर चीज़ शेयर करो जो तुम्हारे दिल की हो, क्योंकि वो पहले हैं जो तुम्हें समझते हैं। और उस टाइम शायद वो वैसा ना बिहेव कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं। अपने टाइम टू टाइम दोस्तों से बात करो, वो तुम्हें गाइड भी करेंगे, तुम्हारा एंटरटेन भी करेंगे वो तुम्हें। तो दोस्त, फैमिली दोनों और पढ़ाई, इन सब में कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है। एंड मैम आई थिंक अपने आप को स्टडीज़ में फोकस रखने के लिए इस टाइम पे मेनली हॉबीज़ हमारी जो होती है ना वो मेन रोल प्ले करती है। जैसे मैं अपने आप को पढ़ाई भी करती थी और फिर उसके बाद योगा एक्सरसाइजेस वगैरह होती है उसमें भी इंडल्ज रहना, एंड मेरी मंडल आर्ट डिज़ाइन करना ये भी हॉबी है। इसको भी अपना कंटिन्यू करते रहना, जब भी बोर हुई कोई बात नहीं डिज़ाइन बना लिया। एंड फिर वही चीज़ होती थी कि हाँ माइंड रिफ्रेश हो जाता था काफ़ी, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। तो ये ऐसे कर पाती थी मैं मैनेज। मूवीज वगैरह देखते हैं? हाँ मूवीज। कौन सी कॉप मूवी आपको बहुत पसंद है? पुलिस मूवी या कोई भी चलेगी, जो मूवी आपको बहुत इंस्पायर करती है कि थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है तो ये गाना सुन लिया, ये मूवी देख लिया, ऐसा कुछ है अगर? गाना तो वो दंगल वाला है ना, वो वाला काफी मोटिवेट करता है। ओके, सूर्यवंशम का मैम कोरे कोरे सपने मेरे। ओके, आपको कुछ ऐसा? मैम यही दंगल सॉन्ग आई यूज्ड टू लिसन दिस सॉन्ग व्हाइल आई एम डूइंग एक्सरसाइज एंड ऑल। और जब मैं रनिंग कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक गाना हमेशा रहता था, चल उठ बंदिया खून बोलता। तो मैंने उससे बहुत सुना और उससे मेरे को रनिंग में बड़ा पुश मिलता था। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी कि कैसे आपने विद इन 40 days 13 kgs कम किया, एंड देन और वेट स्टक हो गया था आपका, और फिर वो 5 kgs विद इन अ मंथ आपने किया। तो इस चीज से दोस्त जो नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम अभी बन गया है। तो आप कैसे, क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि किस हद तक ये अनरियलिस्टिक तो नहीं है, क्योंकि अब तो हम सामने ही देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और दोज हु आर हिटिंग एनी टारगेट? लाइक मैम मुझे तो पीसीओडी वगैरह भी था, तो वेट का तो यही था कि मैं कुछ भी खाती तो वेट का ऐसा रहता है, इंक्रीज हो जाता है फटाफट से वेट वगैरह। अभी भी वेट मतलब कि कम था, बट ये 1 month में वापस 3 kgs इंक्रीज हो गया। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट था वेट वाला, बट मैंने 40 days में लाइक होल डे में 4 times वर्कआउट करती थी। लाइक मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, मैं 5 o'clock उठ करके रनिंग वगैरह कर रही हूँ। पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया, लाइक मम्मा जो है वो मेरे साथ, मतलब उन्होंने भी वेट रिड्यूस किया। उन्होंने कहा अगर मैं कुछ खाऊंगी तो ये मुझे देखेगी, तो वही तो इसकी हिम्मत टूटेगी। तो उन्होंने भी बराबर घर में वही चीज़ें बनाई जो मैं खा सकती हूँ, और जो मुझे ऐसा फील ना हो कि ऐसा लगे नहीं कुछ। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे, और मैंने 40 days में लाइक 13 kgs लूज़ कर लिया था। जिम, योगा, होल डे साइकिलिंग भी करती थी मैं, और वेट एक बार स्टक भी हो गया था, लाइक 60 पे अटक गया था। तो वो 1 month लगा था उसे जाने में। तो इतना स्ट्रेस आ रहा था कि कैसे, मतलब क्योंकि 55.5 चाहिए था वेट, तो वही था कि कैसे कम होगा, कैसे कम होगा। वो 60 days हार नहीं मानी, मतलब वो हार नहीं मानी 60 पे, और 55.5 अचीव कर लिया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत इंस्पायरिंग फील हो रहा है आप लोगों से बात करके। और वन लास्ट मैसेज जो हमारी एस्पायरेंट्स हैं
जो अपने अपने लेवल पे किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए लगी हुई, वो वर्दी वाली भी हो सकती है, वो बिना वर्दी की भी हो सकती है, आप क्या मैसेज अपनी तरफ से उनको देना चाहेंगे? मैसेज तो एक ही है कि बी कंसिस्टेंट एंड नेवर गिव अप। यस मैम, यही है कि अगर हम कर सकते हैं तो सारी गर्ल्स भी कर सकती है। जो तुमने सोचा है वो तुम जरूर करोगे। जब सोच सकते हो तो उस चीज को कर भी कर। सकते हो, तो कंसिस्टेंट रहो और कभी गिव अप मत करो। और टेक्स्ट बुक के कंट्रीब्यूशन को अगर आपको कुछ लाइंस में समराइज करना हो अपनी पूरी इस जर्नी में, तो आप कैसे समराइज करेंगे? एसएससी बोले तो टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक। यस मैम, पूरी प्रिपरेशन में चाहे सीजीएल हो चाहे कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, सब में मेन रोल टेक्स्ट बुक का ही है। मतलब पीवाईक्यूज वगैरह सारा जो भी है मैंने तो टेक्स्ट बुक से ही किया था और कोई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया। मैम प्रॉपर रियल टाइम इंटरफेस जो होता है एग्ज़ाम का, वो टेक्स्ट बुक के थ्रू ही हमें टेक्स्ट बुक ने प्रोवाइड किया था। एंड टाइम मैनेजमेंट सारी चीज़ें वो टेक्स्ट बुक के थ्रू ही आई है। एंड आई थिंक सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस टेक्स्ट बुक ही रहती है। वन मोर थिंग जो हमें जानना है और जो एस्पायरेंट्स को भी बहुत हेल्प करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी। बहुत सारे लोग फुल लेंथ लगाते हैं, बहुत सारे सेक्शनल पहले खत्म करते हैं फिर फुल लेंथ लगाते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे बैलेंस करना है, एक बार अपना अपना बता दीजिए। मैम आई थिंक कि डायरेक्ट वो कितनी प्रिपरेशंस है वो सारी चीज़ अगर हमें चेक करनी है कि टाइम हम कितना लगा पा रहे हैं, वो आई थिंक सबसे पहले मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, फुल लेंथ मॉक। फिर उसके बाद अपना एनालिसिस करना चाहिए। वो तो एनालिसिस प्रॉपर टेक्स्ट बुक प्रोवाइड तो करता है, लेकिन खुद से भी नोट्स बनाने चाहिए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट में हमें प्रिपरेशन ज़्यादा चाहिए। तो वो सब चीज़ें आई गेस कि मॉक लगाने के बाद ही आती है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर सेक्शनल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और चैप्टर टेस्ट भी हैं उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो आई थिंक मॉक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लगाने तो चाहिए। इवन पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको भी हम लगाए तो हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट ईयर भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं। मैम फॉर मेंस तो फुल लेंथ मॉक इज बेस्ट एंड टेक्स्ट बुक प्रोवाइड्स दैट फुल लेंथ मॉक, सो वी शुड अटेम्प्ट दैट ओनली। मॉक लगाना जितना जरूरी है उतना ही एनालाइज जरूरी है, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब हम फुल मॉक लगाएंगे तो हमें हमारा पूरा ओवरव्यू उसका मिल जाएगा। और जैसे किसी का टाइमिंग का इशू आ रहा है तो सेक्शनल हम लगाएंगे, उससे हमारा वो टाइमिंग वाला भी क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हम पीवाईक्यू लगाएं, तो जैसे टीसीएस था तो पुराने पैटर्न था, तो इतनी फुल मॉक लगाना, सेक्शनल फिर पीवाईक्यू, मतलब टेस्ट की तैयारी पूरे एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ओके, बाकी चैप्टर टेस्ट लगाओ जिसका चैप्टर वीक है और उसका स्ट्रॉन्ग हो जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग विद अस। और जैसा कि हमने देखा कि ऑल 3 ऑफ देम इन्होंने काफ़ी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए, और ये सब हम सारी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी आगे जो भी बैच आ रहा है। और हम देखेंगे कि इनकी स्टोरी से और भी ज़्यादा रैंकर्स जो फीमेल्स होंगी वो हमारे टेक्स्ट बुक से निकल के आएंगी। और जैसा एक चीज़ बहुत ही कंसिस्टेंट तीनों में रही है, जो तीनों ने बोली है कि मोटिवेटेड रहना है और गिव अप नहीं करना है। चैलेंजेस बहुत सारे आते जाएंगे। दे वर लकी कि पेरेंट साइड से कोई चैलेंज नहीं था, फैमिली साइड से कोई चैलेंज नहीं था, बट आप बाहर निकलेंगे तो इस तरह के चैलेंज आएंगे। उन सारे चैलेंजेस से डर के हमको अपने फोकस को नहीं भूलना है, अपने एम को नहीं भूलना है और कोशिश करती रहनी है। और मुझसे जब हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये कह रही थी कि इक्वालिटी कैसे आएगी, हम इक्वालिटी की बात सिर्फ बुक्स में ही करते रह जाएंगे जब तक हम फोर्सेस में नहीं जाएंगे या हम उन इंडस्ट्रीज में नहीं जाएंगे जो मेल डोमिनेटेड हैं, सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड है। तो हमें आगे बढ़ना होगा और उन इंडस्ट्रीज में, उन ऑक्यूपेशंस में जाना होगा, तभी हम रियल इक्वालिटी को वहां पर समझ पाएंगे और रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो वन लास्ट टाइम हम गीता के सार की तरह इसको एंड करते हैं। तो मॉक टेस्ट बोले तो टेक्स्ट बुक, मॉक टेस्ट बोले तो टेक्स्ट बुक, मॉक टेस्ट बोले तो टेक्स्ट बुक। थैंक यू।